नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम की डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 10 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर की आप शॉर्ट नोट्स बना सके, इसके लिए जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो कोशिश करिए, ठीक है, डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहां से आप डेली करंट अफेयर का शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए, ठीक है। और इसी के साथ साथ कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास को। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के किस नवीनतम स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत का अनावरण किया गया है? तो बताइए, एक नई जो है स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत का अनावरण किया गया है भारतीय नौसेना के। ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलिए। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी है, यानी कि सूरत, ठीक है। सूरत शहर के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो ये भारतीय नौसेना की नवीनतम यानी कि नई और स्वदेशी यानी कि इंडिजीनियसली इसको जो है बनाया गया है, ठीक है। और ये निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है जिसका नाम है सूरत। और इसका जो अनावरण किया गया है दोस्तों, ये किया गया है गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, उनके द्वारा, ठीक है। सूरत में ही जो है इस एक समारोह के दौरान इसका अनावरण किया गया, ठीक है। इस समारोह में जो नौसेना प्रमुख है एडमिरल आर हरि कुमार भी शामिल थे। ध्यान रखिएगा, नौसेना, वायुसेना, थल सेना के प्रमुख भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नौसेना के प्रमुख दोस्तों कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार भी इस सम्मेलन में शामिल थे। और इसी के साथ साथ ये जो सूरत विध्वंसक है दोस्तों, ये जो मिसाइल है, ठीक है, इसका जो है इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके निर्माण कार्य जो था वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है 17 मार्च 2022 को इसको मुंबई में लॉन्च किया था, ठीक है। निर्माणाधीन जो है, और चूंकि इसको अभी बनाया जा रहा है, ये अग्रिम युद्धपोत परियोजना में, ठीक है, परियोजना 15B इस कार्यक्रम की चौथी अगली पीढ़ी के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का निर्माण है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, परियोजना 15B के तहत है ये, और चौथी अगली पीढ़ी के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, ठीक है। सूरत की बात करें तो सूरत चौथा और अंतिम जहाज होगा, ठीक है। किस परियोजना के तहत? तो प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट 15B, परियोजना 15B के तहत, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसका जो है निर्माण किया जा रहा है वर्तमान समय में तो मझगांव डाक, ठीक है, डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कि मुंबई में स्थित है, वहां पे ये निर्माणाधीन है। इस युद्धपोत का जो निर्माण किया जा रहा है ये स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी अत्याधुनिक युद्धपोत निर्माण प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सैन्य प्रगति के लिए जो है राष्ट्र को समर्पित है। और ये बात करें दोस्तों सूरत शहर की, तो ये 16वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी तक भारत और कई अन्य देशों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, ठीक है, सूरत में। और आपको पता है, ठीक है, व्यापारिक फैक्ट्री जो स्थापित भी किया गया था, ठीक है, जिसके द्वारा, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा, वो भी पहली बार सूरत में किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अस्थायी रूप से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको ये जो सूरत विध्वंसक पोत है, ये ध्यान रखिएगा किस प्रोजेक्ट के तहत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में जीका वायरस का पता चलने के बाद अलर्ट जारी किया गया है? तो उस राज्य में दोस्तों अलर्ट जारी किया गया है, जीका वायरस का पता चला है वहां पे, ठीक है। तो ये वायरस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये नहीं पूछा जाएगा कि किस राज्य में केसेस आए, लेकिन ये जीका वायरस से पूछा जा सकता है कि इसका वाहक कौन है, ये किस अंगों को प्रभावित करता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो जीका वायरस का जो है पता चला है अभी हाल ही में, जिसके बाद उस राज्य में अलर्ट जारी किया गया। कौन सा राज्य है? ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। और इसका करेक्ट आंसर ए है, ठीक है, कर्नाटक राज्य में किया गया, ठीक है। तो हाल ही में कर्नाटक राज्य में जो स्वास्थ्य विभाग है दोस्तों, वहां पे जो गांव है जिसका नाम है ठीक है, तलकायला बेट्टा, और यहाँ पे गांव है जिसका नाम है, ठीक है, चिकबल्लापुरा। इस गांव में जो है मच्छरों के नमूने में, ध्यान रखिएगा, जो वहां पे मच्छर थे, चूंकि ये वाहक भी मच्छर ही होते जीका वायरस के, तो जीका वायरस का, ठीक है, मच्छरों के नमूने में जीका वायरस का पता चला है, जिसके बाद से ध्यान रखिएगा वहां पे अलर्ट जारी किया गया। अगर हम बात करें जीका वायरस के बारे में दोस्तों, तो ये मच्छर जनित, ठीक है, फ्लेवी वायरस है। तो ध्यान रखिएगा, मच्छरों के माध्यम से ये इंसानों में पहुंचता है। और ये किस मच्छर से? तो विशेष रूप से एडीज मच्छर। ध्यान रखिएगा, एडीज जो है ना, एडीज मच्छर की वजह से, जो कि डेंगू के लिए भी एडीज मच्छर जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये जो है डेंगू का भी मादा जो एडीज मच्छरी होती है वाहक, और जीका वायरस का भी होता है। और विशेष रूप से एडीज, और कौन सा है, एडीज में भी कई वर्ग है, तो एडीज, ठीक है, इजिप्टी वायरस के, ठीक है, मच्छर की वजह से जीका वायरस फैलता है।
इसके अलावा देखिए ये किसको किसको प्रभावित और ये कैसे फैलता है, तो गर्भावस्था के दौरान अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है दोस्तों और अगर वो जीका वायरस से प्रभावित है तो मां से, ठीक है, भ्रूण तक, साथ ही साथ शारीरिक संपर्क से भी होता है, रक्त और रक्त उत्पादों के संक्रमण के भी माध्यम से ये प्रसारित होता है। ना सिर्फ दोस्तों मच्छर के अलावा बल्कि मां से, अगर बच्चा पेट में है, गर्भ में है, तो भ्रूण में भी ये प्रभावित करेगा, शारीरिक संपर्क से भी होगा, ठीक है, और यहाँ पे जो ब्लड के भी माध्यम से ये जो है जीका वायरस ट्रांसमिट होता है। जीका वायरस में एक, ठीक है, क्या होता है दोस्तों, आरएनए जीनोम होता है, ठीक है, और एक प्रकार का उत्परिवर्तन जमा करने की बहुत अधिक क्षमता होती है और इसे, ठीक है, जीका वायरस में जीनोमिक अध्ययन से पता चलता है जीका वायरस दोस्तों कितने प्रकार के हैं दोस्तों, 2 प्रकार के, एक अफ्रीकी है और दूसरे की बात करें तो एशियाई है। अगर हम बात करें इस वायरस के बारे में हमें सबसे पहले बात कब पता चला था, तो 1947 की बात है। युगांडा में एक जीका वन है जिसके नाम से इस वायरस का जो है, जहां पे, ठीक है, इस वायरस के बारे में पहली बार जो जानकारी मिली थी वो युगांडा के जीका वन से मिली थी, जिस कारण से इसको जीका वायरस कहा जाता है, और एक बंदर में पाया गया था। और इस पहला जो है, अगर आप पूछे मानव संक्रमण कब हुआ था, तो पहला जो है इस वायरस का जो पहला मानव संक्रमण हुआ था 1952 में युगांडा और तंजानिया में जो है दर्ज किया गया था। 2007 के बाद से जैसे दोस्तों इसका जो है प्रकोप काफी बढ़ा था, अफ्रीका में, अमेरिका में, एशिया प्रशांत क्षेत्रों में भी इसका प्रकोप देखने को मिला, और हाल के वर्षों में केरल और कर्नाटक राज्य में इसका संक्रमण काफी बढ़ा है। तो हाल फिलहाल में जीका वायरस का जो है नया केस हमें देखने को मिला है कर्नाटक में, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया। ध्यान रखिएगा ये वायरस किसके द्वारा फैल रहा है, किस तरीके से फैल रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जीका वायरस, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड है कि निम्न में से किस देश ने सुल्तान जोहर कप का खिताब जीता है। तो सुल्तान जोहर कप का खिताब दोस्तों कौन से देश ने जीता है, ध्यान रखिएगा। देखिए भारत ने तो कांस्य पदक जीता है, ठीक है। वहीं हम बात करें दोस्तों तो जर्मनी ने, ध्यान रखिएगा, जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके सुल्तान जोहर कप का खिताब जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें सुल्तान जोहर कप किस खेल से रिलेटेड है, तो ये एक हॉकी टूर्नामेंट है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि सुल्तान जोहर कप, इसी तरीके से बहुत सारे गेम की जो है पूछा जाता है कि वो किससे संबंधित है। और ये इस बार जो हुआ ये 11वां जो है संस्करण था सुल्तान जोहर कप का, और इसका आयोजन मलेशिया के जोहर में हुआ था। 27 तारीख से शुरू हुआ था और 4 नवंबर तक आयोजित किया गया। फाइनल मैच में दोस्तों जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे, जिसमें जर्मनी की बात करें दोस्तों तो ये खेल जो है इसमें जो है जर्मनी ने फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी शूट में, ठीक है, 3-1 से हरा करके इस जो है गोल्ड मेडल जीत लिया, ठीक है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर मेडल यानी कि 2nd रैंक पे था। वहीं भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम की बात करें तो 4 नवंबर को 11वां जो सुल्तान हॉकी कप था, जोहर कप था, उसमें जो है तीसरे चौथे स्थान का जो है कड़ा मुकाबला हो रहा था, और पेनाल्टी शूट में ध्यान रखिएगा दोस्तों पाकिस्तान से हार कर इसने कांस्य पदक जीता है। कुल कितने टीमों ने भाग लिया था इसमें, इस कप में, तो 8 टीमों ने भाग लिया था। और अगर हम बात करें भारत और ग्रेट ब्रिटेन की, तो ये सबसे ज्यादा 3 बार जो है इस टूर्नामेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस बार जो है सुल्तान जोहर कप का जो खिताब जीता है वो ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जर्मनी ने जीता। कहाँ पे हुआ था 11वां संस्करण, मलेशिया के जोहर में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गिफ्ट सिटी IFSC पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई है। यहाँ पे IFSC पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी बन गई दोस्तों, ये है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। करेक्ट आंसर इज डी है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस बन गई है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है वो गिफ्ट सिटी, ठीक है, IFSC जिसका फुल फॉर्म क्या, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी बन गई। देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंडिया फर्स्ट जो है इसको गिफ्ट सिटी IFSC रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है, और ऐसे जो है इस रजिस्ट्रेशन को प्राप्त करने वाली ये पहली जो है जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी है। इस पंजीकरण के साथ ही देखा जाए तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस जो है ये भारत की सीमाओं के बाहर अपनी सेवाओं का विस्तार करने में सक्षम है। तो ये ना सिर्फ इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस का, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, बल्कि ये इंडिया से बाहर भी जो है ये जो सेवा है इंश्योरेंस का, इसका जो है विस्तार कर पाएगी। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस को अगस्त 2023 में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से मंजूरी मिली थी, ठीक है। इरडाई के बारे में मैंने कल आपसे बात किया था। चलिए आप मुझे बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी, किस अधिनियम के तहत किया गया था। अगर ये कोई सामुदायिक निकाय है कि संवैधानिक निकाय है आप ये बताइए। अगर ये सामुदायिक निकाय है तो किस अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी, और साथ ही साथ आप मुझे बताइए हेडक्वार्टर इसका कहाँ है। तो अभी रिसेंट में ही बात करें दोस्तों तो ये जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अभी हाल ही में इसको इरडाई के द्वारा जो है मंजूरी मिली है,
और इसे सितंबर 2023 में ठीक है आईएफएससी यानी कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से पंजीकरण प्राप्त किया है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों कि ये जो इन्वेस्टमेंट ये जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के प्रमोटर कौन है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, वारबर्ग फिंक्स के स्वामित्व वाली कॉर्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया फर्स्ट के, ठीक है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के ये प्रमोटर है। और इनके पास सबसे ज्यादा जो शेयर है, ठीक है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में सबसे ज्यादा जो शेयर है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के 65 है, उसके बाद यूनियन बैंक का 9% है, उसके बाद बात करें तो वारबर फिंक्स के जो है पास 26% का शेयर है, ठीक है, तो शेयर धारक ये लोग हैं। वहीं हम बात करें गुजरात गिफ्ट सिटी की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट का फुल फॉर्म है, ठीक है, गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है। और ये भारत में एकमात्र इकाई के रूप में कार्य करती है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में कार्यरत है, ठीक है, और ये जो वित्तीय सेवाओं के लिए तैयार एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के समान कार्य करती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो गिफ्ट सिटी के तहत जो है आईएफएससी पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी कौन सी बनी है दोस्तों, इंडिया फर्स्ट, ठीक है, और ये रिसेंट में इसका जो है बना भी है, ये रिडाई के द्वारा इसका हाल ही में जो है इसको मंजूरी भी दिया गया है और इसके शेयर धारक भी ये लोग हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिफ्ट सिटी से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों की निम्न में से किस संस्थान ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश का प्रस्ताव रखा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, ध्यान रखिएगा दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण से निपटने के लिए, ठीक है, यहाँ पे कृत्रिम बारिश का प्रस्ताव भेजा है, तो दिल्ली एनसीआर में भेजा है दोस्तों कृत्रिम बारिश का प्रस्ताव किसने, तो ये कानपुर आईआईटी कानपुर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी स्पेशल भी हो जाता है। तो यहाँ पे आईआईटी कानपुर की बात की दोस्तों, तो यहाँ पे वायु की गुणवत्ता निगरानी के लिए अपनी तरह का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है, ठीक है, किसने किया दोस्तों, आईआईटी कानपुर ने किया है। तो एक तरीके से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है स्थापित किया गया है, अपनी तरह का पहला जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ठीक है, आईआईटी कानपुर का किससे संबंधित है, जो कि वायु की गुणवत्ता की निगरानी करेगा। और इसका नाम क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा ATMAN, ठीक है, आत्मन, और जिसका फुल फॉर्म क्या, एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, जिसको जो है स्थापित किया गया किसके द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका, तो वायु गुणवत्ता की निगरानी करना, ठीक है। यहाँ पे आईआईटी कानपुर यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने, ठीक है, ये जो एडवांस, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स की निगरानी के लिए जो उन्नत प्रौद्योगिकी नामक उत्कृष्ट, ठीक है, केंद्र की स्थापना की है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, उत्कृष्ट केंद्र क्या नाम है, ठीक है, यहाँ पे ये आत्मन, ठीक है। यहाँ पे जो ये सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस है, ये भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बढ़ाने के लिए स्वदेशी कम लागत वाले, ठीक है, सेंसर निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग क्षमताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्वदेशी ये भारत सरकार की ही पहल है, जिसके माध्यम से जो देश देखिए जो प्रदूषित वायु है उसको जो है विभिन्न सेंसर्स के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एआई के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, उसको क्या करना, प्रदूषित से, ठीक है, उसको एक तरीके से निगरानी करके उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना, वायु गुणवत्ता को बढ़ाना। तो ये ध्यान रखिएगा, आत्मन यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर जो स्थापित किया गया है वो आईआईटी कानपुर के द्वारा स्थापित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहा विजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण का आयोजन हुआ। तो विजाग नेवी मैराथन था, एक दौड़ थी जिसका 8वां संस्करण का हाल ही में आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, तो ये किया गया आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया, ठीक है, करेक्ट आंसर इस बी है। तो विजाग नेवी मैराथन का जो 8वां संस्करण था ये आंध्र प्रदेश के दोस्तों विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। किसके द्वारा आयोजित किया गया, ध्यान रखिएगा, तो ये भारतीय नौसेना की जो पूर्वी नौसेना कमान है, ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना के कमान के द्वारा, ठीक है, इस विजाग नेवी मैराथन का आयोजन किया गया। और अगर आपसे पूछा जाए जो विजाग नेवी मैराथन है क्या, तो ये एक वार्षिक दौड़ है जिसका आयोजन भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान के द्वारा इस वर्ष किया गया। मैराथन में देखा जाए विभिन्न श्रेणियों में पूरे देश, ठीक है, यानी कि पूरे भारत और विदेशों से बच्चे, युवा, वरिष्ठ नागरिक, नौसेना कर्मियों ने जो है शामिल हुए। और साथ ही साथ जो पूर्वी वायुसेना कमान के जो फ्लैग ऑफिसर है, कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर ने क्या किया, मैराथन को जो है हरी झंडी देकर के रवाना किया था, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें विजाग ठीक है नेवी मैराथन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है, क्योंकि इसे एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन के द्वारा क्या है मान्यता प्राप्त है, जिस कारण से ना सिर्फ नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी ज्यादा फेमस है।
अब चूंकि इसे जो है एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन से मान्यता प्राप्त है, तो इसके कारण से ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त और पेशेवरों द्वारा आयोजित किया जाने वाला ये कार्यक्रम है। ठीक है, अगर हम बात करें इस मैराथन को कितने श्रेणियों में आयोजित किया जाता है, तो 4 श्रेणियों में आयोजित किया जाता है, जिसमें से बात करें पूर्ण मैराथन, यानी कि एक दौड़ होती है जो कि लगभग 42 किलोमीटर की दौड़ होती है। हाफ मैराथन ठीक उसकी आधी लगभग 11 किलोमीटर, माफ करिए 21 किलोमीटर की। उसके बाद चौथी जो है दौड़ होगी वो होगी दोस्तों 10 किलोमीटर की, और सबसे लास्ट जो है ये 5 किलोमीटर की दौड़ होती है। तो 4 श्रेणियों में दौड़ का आयोजन किया जाता है और चारों जो है श्रेणियों में अलग अलग विजेता होते हैं। तो ये जो है विजांग नेवी मैराथन का इस बार 7वां संस्करण था। ठीक है, भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों की भारत और किस देश ने श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किस देश से किया है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इटली ने। ठीक है, तो यहाँ पे इटली है। ठीक है, भारत और इटली ने श्रमिकों, छात्रों और पेशेवरों की, जो श्रमिक होते हैं, जो लेबर डिपार्टमेंट होते हैं, जो छात्र होते हैं और जो पेशेवर होते हैं, उनकी जो आवाजाही यानी कि वो भारत से इटली को भारत जा सके। ठीक है, इस चीज को सुविधाजनक बनाने के लिए दोनों देशों ने आपस में एक समझौता ज्ञापन किया। जैसा कि हाल फिलहाल में, ठीक है, जो देश के विदेश मंत्री यानी कि एस जयशंकर जी वो इटली की यात्रा पे थे, जिस दौरान ये समझौता हुआ है। तो यहाँ पे ये जो समझौता किया गया, ये भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की इटली यात्रा के दौरान किया गया। और समझौते पर किसने किसने हस्ताक्षर किया? तो चूंकि भारत की तरफ से जो समझौते पर हस्ताक्षर किया है वो डॉक्टर एस जयशंकर यानी कि जो विदेश मंत्री है उन्होंने, और इटली के जो उप प्रधानमंत्री हैं और विदेश मंत्री जिसका नाम है एंटोनियो ताजानी, इन्होंने जो है हस्ताक्षर किया है। और ये समझौता दोस्तों किसके बेसिकली किन चुनौतियों का समाधान करने के लिए समझौता किया गया? जो श्रमिक होते हैं, जो छात्र होते हैं, जो पेशेवर होते हैं, उनकी निर्बाध जो आवाजाही के लिए जो है एक तरीके से जो चुनौतियां उनके समकक्ष आती हैं उसको जो है उन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, साथ ही साथ जो अवैध प्रवासन भी होता है उनको भी रोकने के लिए जो है ये समझौता किया गया। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके बारे में लेकर के इन दोनों देशों ने, ठीक है, कुछ चर्चाएं किया और कुछ जो है चीजों पे समझौता भी किया है, सहमति भी व्यक्त की है। जैसे कि इन दोनों देशों ने, ठीक है, कुछ विशेष मुद्दों पर अपनी सहमति व्यक्त की है, जिसपे जी बात करें तो कृषि प्रौद्योगिकी पर, नवाचार पर, अंतरिक्ष रक्षा और डिजिटल क्षेत्रों में, ठीक है, संभावनाओं को दोहन किए जाने पर जो है इन दोनों देशों ने क्या किया, आपस में सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों ने पश्चिमी एशिया की स्थिति, यूक्रेन संघर्ष और भारत प्रशांत क्षेत्र पर भी काफी विस्तार से चर्चा किया। दोस्तों इटली की बात करें तो दक्षिण यूरोप का एक देश है, ठीक है, और इसकी राजधानी रोम है। आप मुझे बताइए यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर बताइए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहा पहली भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम निवेशक बैठक संपन्न हुई? ये पहली बैठक थी दोस्तों भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम निवेशक बैठक, और ये कहां संपन्न हुई? ऑप्शंस आपके सामने, और ये दोस्तों दिल्ली में संपन्न की गई। ठीक है, तो पहली जो है भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम की जो निवेशक की जो पहली बैठक थी दोस्तों ये दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक का जो आयोजन किया गया है, ठीक है, ये जैसे कि भारत और देश, जैसे कि आप बात ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, विदेश और रक्षा मंत्रालय के बीच में वार्ता थी, जिसे हम देखिए ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2+2 डायलॉग कहते हैं। भारत और अमेरिकी मंत्री स्तरीय वार्ता से पहले जो इसका आयोजन किया गया। इस दौरान इंडसेक्स एजुकेशनल सीरीज गुरुकुल का भी शुभारंभ किया गया। ठीक है, उद्देश्य क्या था इस बैठक का दोस्तों? ये जो पहली जो है भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम जो बैठक है, इसका उद्देश्य क्या है? निवेशक और स्टार्टअप्स को अमेरिका और भारत के रक्षा इकोसिस्टम का मार्गदर्शन करना। कार्यक्रम में रक्षा के स्टार्टअप और एमएसएमई शामिल हुए थे। ठीक है, बैठक में स्टार्टअप, निवेशक, इंक्यूबेटर्स और उद्योग सहित सभी को एक मंच पर लाया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि पहली जो है भारत अमेरिका डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम का जो आयोजन किया गया ये दिल्ली में किया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गाय जनगणना करवाने का घोषणा किया है? तो गाय जनगणना, ठीक है, काउ सेंसस कराने की घोषणा की गई है, किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर देखिए कोई और नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, तो ये स्टार्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन, यूपी स्पेशल है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ जी वहां के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार ने यूपी में
ठीक है, गायों की गणना, ठीक है, गायों की काउंटिंग करने का निर्णय लिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने, ध्यान रखिए, गौवंशों की जो वास्तविक संख्या है उसका पता लगाने के लिए और उनके कल्याण के लिए तदनुसार योजना बनाने के लिए उनकी व्यापक गणना कराने का निर्णय लिया। तो एक तरीके से जो कितनी गाय है राज्य में उनकी वास्तविक संख्या का पता लगाया जाएगा और उनके कल्याण के लिए, फिर जब संख्या पता चल जाएगी तो उनके कल्याण के लिए, ठीक है, क्या किया जाए, कुछ योजनाएं बनाई जाएंगी, जिस कारण से, ठीक है, यह निर्णय लिया गया है कि पहले गायों की जनगणना कराई जाए। गणना जो होगी दोस्तों ये 3 कैटेगरी में होगी, जिसमें पहले चरण में इन गौवंशों की गिनती की जाएगी, पहले तो गिनती किया जाएगा, फिर दूसरे चरण में इनसे संबंधित कार्य योजना तैयार किया जाएगा, यानी कि पहले काउंटिंग हो गई, मतलब इतनी गाय राज्य में है, उसके बाद इन गांवों को किस तरीके से कार्य योजना, एक तरीके से योजना बनाई जाएगी इनके लिए, और ताकि जो है गायों को उचित सुरक्षा स्थान मिल सके। और तीसरे चरण में प्रदेश सरकार जो है कान्हा उपवन के माध्यम से गौवंशों का संरक्षण करेगी, ठीक है, कान्हा उपवन के माध्यम से। ये गिनती जो है यूपी में गौवंशों को बढ़ावा देगी और उनकी रक्षा करने के मकसद से भी जो है इसको शुरू किया गया है। इन गौवंशों की जब गणना की जा चुकेगी उसके बाद क्या जाएगा, इनकी जियो टैगिंग की जाएगी, जिससे हमें पता रहेगा कि भाई ये कहाँ पे है, ठीक है, काउंटिंग के हैं, कितने हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य में कितनी गाय है उनके बारे में पता करके उनके लिए, ठीक है, योजना बनाना और फिर उनका संरक्षण करना, ठीक है, ये यूपी सरकार का, ठीक है, प्लान है। चलिए दोस्तों, आज के हम लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मैकिन्स हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छे देश में भारत कौन से स्थान पर है। तो कर्मचारियों के लिए दोस्तों सबसे अच्छा देश पे अगर देखा जाए भारत कौन से स्थान पे, तो देखिए भारत का स्थान दूसरा आता है, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, आइए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बात करें, मैकिन्स हेल्थ इंस्टीट्यूट के द्वारा हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें 30 देशों में कर्मचारियों की भलाई पर प्रकाश डाला गया, ठीक है, 30 देशों पर प्रकाश डाला गया। एक तरीके से जो डेटा कलेक्ट किया गया वो 30 देशों के कुछ कर्मचारियों पर जो है सर्वे किया गया और ये देखा गया कि उनकी स्थिति कैसी है। जिस सर्वे में क्या क्या शामिल किया गया था कि भाई कर्मचारियों की शारीरिक स्थिति कैसी, उनकी मानसिक स्थिति कैसी, उनकी सामाजिक स्थिति और साथ ही साथ आध्यात्मिक स्वास्थ्य जैसे कारकों पर जोर दिया गया और इन सबके आधार पर ये बताए, एक अनुमान लगाया गया, एक जो है डेटा जारी किया गया कि भाई इस देश में कर्मचारियों की स्थिति अच्छी है। तो मैकिन्स हेल्थ इंस्टीट्यूट के द्वारा जो 30 देशों में से 30,000 कर्मचारियों पर जो है सर्वे किया गया और इस सर्वे में जापान का जो 25% स्कोर रहा है और इसके साथ ही जापान सबसे अंतिम स्थान पर है। वही वैश्विक औसत की बात करें दोस्तों तो वैश्विक औसत 57 रहा है, ठीक है, 57। तो देख सकते हैं आप 25 पे रहा है जापान। अमेरिका की स्थिति काफी अच्छी रही है। तो यहाँ पे जो है कर्मचारी कल्याण को लेकर के अमेरिका का देखिए स्कोर औसत से ज्यादा है, यानी कि पहले स्थान पे देखा जा रहा है। वही ब्रिटेन की बात करें तो 43% जो है ये अंतिम से, ठीक है, दूसरे स्थान पर है। भारत भी इस रैंकिंग में दूसरे स्थान पर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कार्यालय के आधारभूत जो है ढांचे में सुधार देखने को मिला है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है मैकिन्स हेल्थ इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, दोस्तों माफ करिएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में, यानी कि फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में कि क्या क्या फैक्ट्स है, जिसमें सबसे पहला फैक्ट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र से रिलेटेड। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो कार्यकारी निदेशक दोस्तों नियुक्त किए गए हैं वो है रोहित ऋषि। वहीं कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है। कौन बना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ऑफ द ईयर यहाँ पे कॉलिंस नहीं बना है दोस्तों, AI बना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ल्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। साओ पाउले ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है, किससे जीता है यहाँ पे मैक्स वेब, ठीक है, वर्स्टन ने जीता है। टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए दोस्तों, कौन बन गए, एंजेलो मैथ्यूज बन गए हैं जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है दोस्तों, कौन बना है, चिली बना है। और आप मुझे बताइए ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की गठन कब किया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी।